आज की कहानी की ओर। दोस्तों कहते हैं कि कभी धूप तो कभी छाया और कभी भूत का साया। ये कहावत बिल्कुल मेरी जिंदगी पर फिट बैठती है। जनवरी की वो ठंड और मेरे एग्जाम के उस महीने में जिंदगी उथल पुथल हो गई थी। कभी बस से सफर करते हुए निकलना पड़ता तो कभी ट्रेन से सफर करना पड़ता। एग्जाम सेंटर से निकलने के बाद जब मैं शाम को बस स्टॉप पर पहुंचा तो मुझे पता चला कि हमारे गांव जाने वाली बस यहाँ पर नहीं आती है। यहाँ पर तो मैं ट्रेन से पहुँच गया था, लेकिन अब ट्रेन का भी कोई ठिकाना नहीं था। ऐसे में अब मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होने लगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब यहाँ से कैसे निकलूं। उधर मेरा दोस्त रितेश भी काफ़ी हताश हो गया था। हम दोनों एक ही गांव से बिलोंग करते थे। तभी रितेश ने मुझसे कहा, भाई मुझे लगता है कि आज हम दोनों यहीं पर रुकने वाले हैं, क्योंकि ना ही तो हमें कोई बस मिल रही है और ना ही ट्रेन का कोई ठिकाना है। उसकी बात सुनकर मुझे भी लगा कि शायद आज की रात हमें यहीं पर बितानी पड़ेगी। जिस तरह से आज बस और ट्रेन की दिक्कत हो रही थी, तो उस हिसाब से तो अब हमारा सफ़र तय कर पाना बड़ा ही मुश्किल लग रहा था। उसके बाद मेरे दोस्त रितेश ने कहा, एक काम करते हैं, हम दोनों नेशनल हाईवे पर निकल जाते हैं। वहाँ पर कोई ना कोई गाड़ी वाला हम दोनों को लिफ्ट दे ही देगा। उसकी बात सुनकर मुझे भी लगा कि उसका कहना सही था। कोई आदमी तो होगा जो भलाई करने के लिए रोड पर सफर कर रहा होगा। उसके बाद में और रितेश हम दोनों पैदल पैदल हाईवे पर निकल पड़े। हम दोनों रास्ते पर चल ही रहे थे कि हमने देखा कि वहां से गाड़ियां तो बहुत गुजर रही थी, लेकिन हम जिस भी गाड़ी के सामने हाथ दिखाते तो वो गाड़ी वाला गाड़ी को रोकने के बजाय और भी रफ्तार बढ़ा देता। मुझे लगा कि शायद कोई भी ड्राइवर लिफ्ट देने में इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए हमें पैदल ही चलना होगा। यहाँ से करीब 11 किलोमीटर आगे एक पुराना बस स्टॉप पड़ता था और वहाँ से लमसम हर गांव की बस निकलती थी। लेकिन उसमें दिक्कत वाली बात ये थी कि उस तरफ के एरिया में काफ़ी कम लोग ट्रैवल किया करते थे। लेकिन हम दोनों के पास समय काफ़ी था, इसलिए हम दोनों ने सोचा कि हम दोनों 11 किलोमीटर के इस सफ़र को 3 से 4 घंटे में आराम से तय कर सकते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि हम दोनों आज रात को यहाँ रुकने की बजाय पहले उस बस स्टॉप की तरफ ही निकले और वहां से बस पकड़कर अपने गांव निकल जाते हैं। हमने किया भी बिल्कुल वैसा ही। हम दोनों तेज तेज उस बस स्टॉप की तरफ बढ़ने लगे और बस स्टॉप की दूरी अब यहाँ से ज़्यादा नहीं थी। लेकिन हमारे लिए दिक्कत ये थी कि अब हम दोनों के पैर जवाब देने लगे थे। इतने में ही हमें पीछे से 2 हेडलाइट चमकती हुई नजर आई और उसको देखते ही हम दोनों की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। दोस्तों हमें लगा कि शायद कोई तो होगा जो हमें लिफ्ट दे सके। ठीक से देखने पर पता चला कि ये एक ट्रक था जो हल्की रफ्तार के साथ इसी रास्ते पर चला आ रहा था। उस ट्रक की हल्की रफ्तार लाजमी थी, क्योंकि ये रास्ता काफी ज्यादा टूटा हुआ था और संकरा रास्ता होने की वजह से ट्रक को भी चलने में दिक्कत होती थी। फिर वो ट्रक जैसे हमारे पास आने लगी तो हमने उस ट्रक के सामने हाथ दिखाया। पहले तो हमें लगा कि शायद ये ट्रक वाला भी अपनी ट्रक को नहीं रोकेगा, लेकिन उसके बाद वो कोई भला आदमी निकला जिसने हमारे बगल में ले आकर ट्रक को रोक दिया। जैसे ट्रक हमारे बगल में रुकी तो हम दोनों ने ड्राइवर साहब से बोला, अरे भाई साहब, यहाँ से ठीक 11 किलोमीटर आगे जो बस स्टॉप है, आप हमें वहाँ तक छोड़ सकते हैं क्या? मेरी बात सुनकर उस ड्राइवर ने अपनी गर्दन हिलाई और हाँ में जवाब दिया। फिर क्या था, मैं और मेरा दोस्त भागते हुए जल्दी से ट्रक के अंदर बैठ गए। उस ड्राइवर ने भी ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं किया और तुरंत ही ट्रक का गियर डालकर ट्रक को आगे बढ़ाने लगा। तभी मैंने उस ड्राइवर से पूछा, अरे भाई साहब, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। इस रोड के ऊपर हमने लगभग 100 ड्राइवर से लिफ्ट मांगने की कोशिश की है, लेकिन किसी ने भी हमें लिफ्ट नहीं दी और आपने बिना कुछ सोचे समझे ही पहली बार में हमें ट्रक में बिठा लिया। मेरी बात सुनते वो ट्रक वाला हल्का सा मुस्कुराया और फिर उसने बोला, भाई साहब, आप जिस रास्ते पर पैदल पैदल सफ़र तय कर रहे हैं ना, वो रास्ता असल में कोई मामूली रास्ता नहीं है। अगर आप थोड़ी देर और सफ़र तय करते हैं तो शायद आपकी ज़िंदगी दहशत के समुद्र में डूब जाती है और नकारात्मक चीज़ आपको बहुत परेशान करती हैं। दोस्तों उस आदमी की बात सुनकर मैंने बोला, भैया आप किस तरह की नकारात्मक शक्तियों की बात कर रहे हैं? तब जाकर उस ड्राइवर ने बताया कि इस रास्ते पर अक्सर भूत पिशाचों का जिक्र होता है। यहाँ से गुजरने वाले मुसाफिरों का कहना है कि रात में यहाँ पर 7 स्थानों पर 7 खोखा डैन लिफ्ट मांगते हैं। अगर आप उनको लिफ्ट नहीं देते तो वो आपका पीछा करती हैं, और अगर आप उनको लिफ्ट दे देते हैं तो फिर वो आपको वहीं आखिरी नींद सुला देती हैं। उस आदमी की बात सुनकर मेरा कलेजा एक बार के लिए तो जोरों से धड़कने लगा।
मगर फिर उसके बाद मैंने उस आदमी से बोला, लेकिन भाई साहब, अगर आप इन चीज़ों का इतना अनुभव रखते हैं तो फिर आपने हमें बिना कुछ सोचे समझे ही लिफ्ट क्यों दे दी? दोस्तों, ये बात मेरी समझ में नहीं आई, क्योंकि मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मेरी बात सुनकर उस आदमी ने बोला, क्योंकि मैं इस रास्ते पर रात दिन सफ़र करता हूँ और मुझे इस रास्ते के बारे में अच्छे से मालूम है कि यहाँ किस टाइम पर क्या करना है। मेरा तो काम ही यही है कि बस इस रास्ते पर सफ़र करता रहूं। उस आदमी की बातों को जानना बड़ा ही मुश्किल था। जिस तरह से वो आदमी अपनी बातें बताता, उससे तो ऐसा ही लगता मानो कि इसकी बातों में काफ़ी गहराई छुपी हो। उसके बाद मेरे दोस्त रितेश ने बोला, लेकिन भाई साहब, हमने तो कभी भी डायन को नहीं देखा कि आखिर डायन होती कैसी है? तभी उस ड्राइवर ने कहा, चिंता मत करो, आज मैं तुम दोनों को डायन भी दिखा दूंगा, और वो भी एक नहीं बल्कि 7 और 7 बार। उस आदमी की इस बात ने मुझे इतना ज़्यादा डरा दिया था कि दोबारा मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उस आदमी से कुछ कह सकूं। फिर मेरे दोस्त रितेश ने एक बार फिर से उस आदमी को छेड़ते हुए बोला, देखिए भाई साहब, मुझे तो डायन से बड़ा डर लगता है, आप उसे ट्रक के अंदर मत बुला लेना। शायद रितेश को लग रहा था कि उस ट्रक ड्राइवर ने ड्रिंक किया हुआ है, इसलिए वो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। तभी उस ड्राइवर ने कहा, तुम्हें मेरी बातें सिर्फ मजाक लग रही होंगी, लेकिन थोड़ी देर के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एक तरफ मैं उस ड्राइवर की गंभीर बातों से डरा हुआ था, तो दूसरी तरफ मेरा दोस्त रितेश को अभी भी मजाक ही सूझ रहा था। इतने में हमें ऐसा लगा जैसे कि ट्रक किसी चीज से बहुत ही जोर से टकराई थी। ये टकराने की आवाज इतनी ज्यादा तेज थी कि वहां बहुत ही जोर का धमाका हुआ। उसके बाद रितेश एकदम से चिल्लाते बोला, अरे भाई साहब, थोड़ा कम पिया करो, दिख नहीं रहा तुमने किसी इंसान को कुचल दिया है। ये बात सुनते उस ड्राइवर ने कहा, तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं, तुम अपने काम से काम रखो। रितेश को अब उस ड्राइवर की बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। वो उस ड्राइवर पर दोबारा भड़कते बोला, तुम्हारी वजह से हम भी पुलिस केस में फंस जाएंगे, तुम एक काम करो, हम दोनों को यहीं उतार दो। इससे पहले कि रितेश कुछ और बकवास कर पाता कि उस ड्राइवर ने कहा, तुम दोनों जरा एक बार ट्रक के साइड मिरर में देखो। उसकी बात सुनते ही जैसे हमने ट्रक के साइड मिरर में देखा, तो उसके बाद हम दोनों के शरीर में सनसनी मच गई। हमें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर ये सब है क्या। दरअसल हमने देखा कि अभी अभी ट्रक ने जिस शख्स को कुचला था वो एक महिला थी। उसका खून पूरी तरह से सड़क पर फैला हुआ था, लेकिन दूसरे ही पल वो तुरंत ही उठकर बैठ गई और खड़ी होकर ट्रक के पीछे पीछे भागने लगी। अब ये देखने के बाद मैं और रितेश दोनों ही बुरी तरह से सहम गए। हमने उस ड्राइवर को बोला, भाई साहब, ट्रक को थोड़ा स्पीड में भगाओ, वरना आज हमारा किस्सा यहीं पर खत्म हो जाएगा। तभी उस ड्राइवर ने कहा, लेकिन आपके दोस्त को तो नीचे उतरना है, तो मैं चाहता हूँ कि अब आप नीचे उतरें और पैदल इस रास्ते को अंजाम दो। उस ड्राइवर की बात सुनकर के अब मैं और भी ज्यादा घबरा गया। तभी रितेश ने उस ट्रक ड्राइवर के सामने हाथ जोड़ते बोला, भाई, मुझसे गलती हो गई, हम दोनों को किसी भी तरह से इस भयानक रास्ते से निकाल दो। हमारी बात सुनकर उस ट्रक ड्राइवर ने अपनी ट्रक को फिर से रफ्तार से भगाना शुरू कर दिया। फिर हमें लगा कि ये ट्रक ड्राइवर हमारे लिए भगवान बन सकता है। आज हम इस भयानक मुसीबत में फंस जाते तो वही ट्रक ड्राइवर ने भगवान की तरह आकर हम दोनों की रक्षा की है। हम दोनों अब तक तो अपने आप को काफी सुरक्षित महसूस कर रहे थे, लेकिन जैसे ट्रक के सामने मुझे एक और महिला नजर आई तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल मैंने देखा कि इस महिला के हाथ में एक जलता हुआ दिया था और वो उस दिए को लेकर रास्ते के बीच में खड़ी थी। हालांकि उसने ट्रक की दिशा में एक बार भी नहीं देखा। उस ट्रक ड्राइवर को भी इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने अपने ट्रक को पूरी रफ्तार के साथ उस महिला के ऊपर चढ़ा दिया। और जैसे इस ट्रक उस महिला से टकराई तो एक बार फिर वैसा ही हुआ जैसा हमने पिछली बार महसूस किया था। लेकिन इस बार उस ड्राइवर ने हमें पहले मना कर दिया था कि इस बार हमें गलती से भी उस डैन की तरफ नहीं देखना है, खासकर हमें कांच की विंडो में देख कर दो। ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि अगर हमने इस गलती को दोहराया तो फिर हमारे साथ बहुत ही बुरा हो सकता है। इसलिए मैं और मेरे दोस्त चुपचाप ही ट्रक के अंदर बैठे रहे। जैसा वो ट्रक ड्राइवर कहता हमें वैसा ही करना पड़ता। थोड़ी दूर सफर तय करने के बाद हम उस दूसरी जगह से भी आगे निकल गए थे। लेकिन तीसरी बार जो हुआ वो शायद मेरी जिंदगी का सबसे भयानक हादसा था। मुझे लगा था कि शायद ये ट्रक ड्राइवर हम दोनों को यहाँ से सही सलामत निकाल लेगा, लेकिन क्या हो जब एक घर को सुरक्षित करने वाली दीवार ही घर को बर्बाद करने लग जाए। ऐसा ही हमारे साथ हुआ। जिस व्यक्ति पर हमने पूरा विश्वास जताया था, आखिर में वही हमारे लिए काल बन गया। जैसे ट्रक आगे बढ़ी
तो अचानक ही रितेश ने गलती से अपने हाथ में मौजूद अपने फ़ोन को नीचे गिरा दिया। और जैसे ही रितेश उस फ़ोन को उठाने के लिए नीचे झुका तो उसके बाद उसने जो देखा, उसे देखकर तो उसका पूरा बदन ही ठंडा पड़ गया। उसने मुझे हल्के से हाथ से छुआ और बोला, भाई हम जिस ट्रक के अंदर बैठे हैं उसका ड्राइवर इंसान नहीं है। बस मेरे लिए इतना ही काफ़ी था। आगे मैं खुद समझ गया कि वो क्या कहना चाहता था। उसके बाद मेरे दोस्त ने इशारा करते हुए उसके पैरों की तरफ देखने को बोला और मैंने जैसे उस ड्राइवर के पैरों की तरफ देखा तो मेरी तो हवा ही निकल गई। दरअसल मैंने देखा कि उस ड्राइवर के पैर पीछे की तरफ घूमे हुए थे, जो दिखने में बहुत ही भयानक लग रहे थे। उसके उन भयानक पैरों को देखकर अब मेरी सांसें भी फूलती जा रही थी। फिर मैंने रितेश को हल्की सी आवाज में बोला, भाई एक बात याद रखना, हमें इस आदमी को इस चीज़ का एहसास नहीं होने देना है कि हम इसकी सच्चाई जान चुके हैं। हमें जितना छुपा कर रखना है उतना ही हमारे लिए बेहतर होगा। और मौका पाते हम दोनों इस ट्रक से नीचे कूद जाएंगे और फिर यहाँ से बचकर भाग जाएंगे। मेरा आइडिया रितेश को भी काफ़ी हद तक सही लगा और उसके बाद रितेश ने भी चुप्पी साध ली और हम दोनों बस उस ड्राइवर की हर हरकत पर नज़र रखने लगे। समय बीतता गया और ट्रक रफ्तार के साथ आगे बढ़ती गई। हम दोनों को बस इसी चीज़ का डर सता रहा था